अब बच्चों शुरू करते हैं आज फेमा का सेक्शन 3। अभी सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से क्या चल रही थी? डेफिनेशंस। क्या चल रही थी? और मैंने बोल ही दिया तुम लोगों को कि वो चारों के चारों डेफिनेशन पे चैप्टर टिका हुआ है। अब किस तरीके से क्या होगा, कौन से ट्रांजेक्शन अलाउड है, कौन से अलाउड नहीं है, इस पे चर्चा चलेगी और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 4 सेक्शन गिनती के पढ़ाएंगे, 3, 4, 5, 6 बस। लेकिन उसके अंदर बहुत सारा मैटर है। ठीक है, इन्होंने क्या रखा है कि 4-5 ही सेक्शन पढ़ाओ, लेकिन ढंग से उनको पूरा पढ़ा दो। ठीक है, लेकिन ये एक्ट तुम पूरा नहीं पढ़ रहे हो, ये बात याद रखना। तुम्हें कोर्स के हिसाब से सिर्फ ये आधा ही डाला गया है। अब इन्होंने लॉ उधर से भी हटा दी है सीए फाइनल में से, तो अभी आधी कहाँ पड़ेगी ये भगवान जाने। ठीक है, भी बीच में कुछ अमेंड करके कुछ करे तुम पास होने के बाद तुम्हारे, तो अलग बात है। ठीक है, हाँ ऑनलाइन है, लेकिन वो तो कैसी रखी इन्होंने सीए फाइनल में लॉ कि तुम ऑनलाइन पेपर दे सकते हो उसका कभी भी, और हाँ कैसे भी, चीटिंग करके नहीं देना है। ये इतना ब्रांच ऑफिस है अपनी यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद, तो वो तुम कभी भी दे सकते हो जाकर। लेकिन उसका सिस्टम ये है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 के 100 ऑब्जेक्टिव होंगे लॉ का। इसके बाद बता रहा हूँ फाइनल में, अभी नहीं। ठीक है, तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ABCD करो और खत्म, भर दो। अब उसके बाद मार्क्स हाथों हाथ आ जाएंगे। अब उसमें कुछ क्राइटेरिया है, शायद 50 का है या 60 का है, जो भी है, तो वो आ गए तुम्हारे मार्क्स तो तुम पास हो। अब नहीं आया, हाथों हाथ पता चली गए, तो कल फिर आगे दे लो। हाँ यही है। ठीक है, तो तुम्हें सीए में ही बीकॉम के मजे भी दिए गए हैं। ठीक है, फिर अगले दिन नहीं हुए, फिर अगले दिन आगे दे लो। मतलब जितनी बार दे सकते हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। ठीक है, तो घर जाके ये भी नहीं बोलना मैं फेल हुआ, बोला कल वापस होगा। चलो चलो इधर आओ। तो उधर शायद ये आधा फेमा जो बचेगा वो उधर डाला गया है। बच्चों जल्दी सुनो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में कौन डील कर सकता है? ये 4 है, 3 है। कौन होल्ड कर सकता है? 4 है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का 5 है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का 6 है। ये 4 सेक्शन पढ़ाने, रिवीजन जरूरी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि ऑथोराइज पर्सन कौन होता है। ऑथोराइज पर्सन होता है ऑथोराइज डीलर, ऑफशोर मनी चेंजर और बैंकिंग यूनिट। ठीक है, मनी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और मनी चेंजर। मनी चेंजर मैंने तुम लोगों को कहा था कोई भी बन सकता है। आप लोग भी एक लाइसेंस लेके मनी चेंजर बन सकते हो। मनी चेंजर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने तुम्हें दिए। ठीक है, कि कहाँ कहाँ तुम्हें मनी चेंजर देखने को मिलेंगे। ऑथोराइज डीलर जो है उसके लिए डीलरशिप लेनी पड़ेगी उसको, और डीलर जो बनता है उसका एक क्या होता है, देखो मनी चेंजर तो एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन में ही डील कर सकता है, $1000, $2000, $3000 बस। और डीलर बन गए तो आप बड़े क्वांटिटी में भी डील कर सकते हो, और बैंक तो कर ही रहा है, तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है, फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब 3 फॉरेन बताए, फिर करंट अकाउंट का मतलब, कैपिटल अकाउंट का मतलब, और फिर PRI का मतलब और PROI का मतलब। फिर कल की क्लास में हम लोगों ने PRI PROI पूरे फ्लो चार्ट से शानदार तरीके से समझा था कि वो कंडीशंस को पूरा करके कौन PRI होगा, कौन PROI नहीं, कौन PRI होगा और कौन PROI होगा। सबको क्लियर है वहां तक का? ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या तुम लोगों से मैं, तुम्हारी परमिशन हो तो? क्लियर है? ठीक है, तो बताओ भाई, पीछे युवराज तू बता बेटा। साले पिक्चर। ठीक है, तू बता रोहित, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? इनका नाम लिख लीजिए, 15 अगस्त पे शॉल उड़ाई जाएगी इनको। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं तू बता। साले बोर होता है ना तो मुझे देख के बता, अब जल्दी बता। ये पिक्चर बनाऊंगा मैं अब। रेमिटेंस हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, मेडिकल हो गया, टूरिज्म हो गया। देखो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए जो भी ट्रांजैक्शन करते हो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी लेते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, वो भी इसी का पार्ट, करंट अकाउंट का पार्ट मानी जाती है। क्रेडिट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म में लेते हो। ठीक है, और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैपिटल नहीं है वो तो करंट है। ठीक है, और रेमिटेंस, अब सामने वाला तुम्हें यहां रेमिट करता है कोई फंड, तुम अपने घर वालों को बाहर रेमिट करते हो, रेमिटेंस कोई भी तरह का अलाउड है, वो भी क्या माना जाता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में 2 बातें याद रखनी है कि अगर आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो, PRI हो, और आपकी एसेट और लायबिलिटी फॉरेन में ऑल्टर हो रही है,
या आप PROI हो और आपकी एसेट और लायबिलिटी इंडिया में ऑल्टर हो रही है, तो वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने आप लोगों को बताया था फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है। अपार्ट फ्रॉम इंडियन करेंसी सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी। फिर मैंने आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। तो फॉरेन करेंसी भी फॉरेन एक्सचेंज में आती है। फॉरेन करेंसी किस में आती है? फॉरेन एक्सचेंज में। और बिल विल ड्रॉ करते हैं हम जो फॉरेन करेंसी में पेएबल होते हैं, वो भी सब किस में होते हैं? फॉरेन करेंसी। फिर फॉरेन सिक्योरिटी की एक खास डेफिनेशन बताई थी मैंने तुम्हें। फॉरेन सिक्योरिटी मतलब कोई भी स्टॉक बॉन्ड वगैरह जो पेएबल है फॉरेन करेंसी में। और एंड करके एक बात और बताई थी, एंड करके, कि जो पेएबल है फॉरेन करेंसी में लेकिन जिनका रिडम्पशन अगर इंडियन करेंसी में भी हो रहा है तो भी वो फॉरेन सिक्योरिटी मानी। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर मैंने कोई अमेरिका का बॉन्ड खरीदा वो डॉलर में ही है तो वो तो फॉरेन सिक्योरिटी है, ठीक है, पेमेंट भी डॉलर में ही करनी है और रिसिप्ट भी डॉलर में होगी तो फॉरेन सिक्योरिटी है। लेकिन अगर मैंने कोई अमेरिका का बॉन्ड है खरीदा है, $50 का है वो, लेकिन उसका रीपेमेंट 500 रुपए में हो रहा है तो भी वो फॉरेन सिक्योरिटी है। कि जिसको रीपेएबल फॉर इंडियन करेंसी में है, पेएबल फॉरेन करेंसी में, स्टिल वो क्या मानी जाएगी? फॉरेन सिक्योरिटी मानी जाएगी। ये भी बात हम लोगों ने करी थी। फिर मैंने आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताया व्हाट इज पीआर, हु इज पीआरआई एंड हु इज पीआरओआई। सुन लो बराबर से लास्ट। पीआरआई के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी बंदा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहता है वो पीआरआई है, ठीक है नवलीन, एक्सेप्शन नंबर 1। के लिए गया है तो फिर वो पीआरआई नहीं माना जाएगा। प्रथा एक्सेप्शन नंबर 2। वेरी गुड। तो अगर वो जो तीन पर्पस नवलीन ने बोले, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए या कोई अनसर्टेन पीरियड के लिए वो इंडिया आया है तो वो पीआरआई है। लेकिन इन तीन पर्पस के अलावा अदरवाइज देन फॉर, इनके अलावा वो इंडिया में आया है तो फिर वो पीआरआई नहीं है। फिर वो कौन है? पीआरओ। तो इसी डेफिनेशन से पीआरओआई भी समझ में आ जाता है कि ये पीआरआई है और ये पीआरओआई। फिर मैंने आपको कहा था कोई भी एजेंसी, कोई भी ब्रांच जो इंडिया में है वो पीआरआई है, भले उन्हें कंट्रोल बाहर वाला कर रहा है। और कोई भी एजेंसी, कोई भी ब्रांच जो इंडिया के बाहर है लेकिन उसे कंट्रोल इंडिया वाला कर रहा है तो वो भी कौन है? पीआरआई है। कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर हो गई वो भी पीआरआई। यहां तक की चर्चा हम लोग सक्सेसफुली कर चुके हैं। आई होप लर्न भी हो गया होगा आपको। अब शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 3 से, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। बहुत काम का सेक्शन है। इसमें थोड़ी जो प्रैक्टिकल लाइफ में गड़बड़ियां होती है उसकी भी चर्चा करेंगे। इस लॉ की मदद से वो सब चीजें भी हमें समझनी जरूरी है। सुनना, फेमा का कानून ये कहता है कि अगर आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को कोई भी पेमेंट करते हो फॉरेन करेंसी में, या उनसे कोई भी तरह की फॉरेन करेंसी रिसीव करते हो, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई फॉरेन सिक्योरिटी खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन करते हो, इन शॉर्ट आप कोई भी ऐसी चीज करते हो जिसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज लगेगा। इंडिया में कर रहे हो, इंडिया में ही लगेगी करेंसी, लेकिन बाहर वाला इन्वॉल्व होगा तो फॉरेन एक्सचेंज लगेगा। तो वो फॉरेन एक्सचेंज जिन भी ट्रांजैक्शन में लग रहा है वो ट्रांजैक्शन आप सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही कर सकते हो। और आपने वो ट्रांजैक्शन ऑथोराइज पर्सन के थ्रू नहीं किया तो वो ट्रांजैक्शन वॉइड माना जाएगा एंड यू विल बी पनिशेबल अंडर फेमा एक्ट। आप फेमा एक्ट में पनिशेबल माने जाओगे। एक बार वापस बोलता हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो जिसमें पीआरओआई को पेमेंट करनी पड़ेगी, या पीआरओआई के बिहाफ पे रिसिप्ट होंगी, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करोगे, या XYZ कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, तो कर सकते हो। अब कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो चर्चा बाकी है। अभी पढ़ाऊंगा करंट अकाउंट में क्या अलाउड है, कैपिटल अकाउंट में क्या अलाउड है, वो अभी बात करेंगे। बट जब करने की बात आएगी कि अब करना है, चलो अलाउड है, कर सकता हूं, तो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही करोगे। बिना ऑथोराइज पर्सन के थ्रू करते हो तो ट्रांजैक्शन विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, वो वॉइड माना जाएगा। आपको तो पता ही है ट्रांजैक्शन किस वॉइड, ऑथोराइज पर्सन कौन है, या तो डीलर या मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल है इसके, बराबर से सुनना। अभी मेरा खुद का सगा भाई दुबई में है। अब वो वहां पे जो भी अर्न करता है तो वो मेरे को यहां रेमिटेंस भेजता है। अब वो रेमिटेंस करंट अकाउंट है ना,
और वो यहां पे अगर मान लो कोई प्लॉट खरीद रहा है तो कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि उसकी एसेट बन गई, प्लॉट खरीद रहा है तो एसेट बन गई। ये तो क्लियर है ना सबको, करंट क्या क्या। तो वो करंट है कि कैपिटल है ये चर्चा का विषय नहीं है, वो कुछ भी है। अलाउड है कि नहीं अलाउड है ये भी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन उसको वो पैसे यहां भेजने पड़ेंगे। तो वो पैसे जब वो भेजेगा और मैं वो लेने जाऊंगा, तो वो मैं जिससे लेने जाऊंगा वो कौन होना चाहिए? ऑथोराइज्ड पर्सन। अगर वो ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है तो ट्रांजैक्शन सही नहीं माना। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरा भाई तो दुबई में है ना, उस पर इंडिया के कानून कहां से लगेंगे, ठीक है, वो तो वहां कमा रहा है, वहां से भेज रहा है, ठीक है, मैं तो यहां पे रुपए ही तो लेने जा रहा हूं, अब वो रुपए किसी से भी लूं मैं, ठीक है, नहीं, ऑथोराइज्ड पर्सन से ही लोगे। तो सर किसी से भी वैसे भी कैसे लोगे? तो इसके लिए थोड़ा एक एक्ट आपको रेफरेंस के लिए बताता हूं मैं। इंडिया में बहुत काम का कानून था, कांग्रेस के टेन्योर में एक कानून लाया गया था 2007 में शायद, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या नाम था इसका? ये एक्ट इसलिए लाया गया था बेटा क्योंकि हमारे देश में उस समय, ठीक है, हवाला के ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रहे थे। किसके? तुमने नाम सुना है हवाला? ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हवाला ट्रांजैक्शंस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। हालांकि ये जब हम करते हैं तो हमें इतना आइडिया भी नहीं होता कि ये इंडिया में बैन है, इनमें पैसे, वो जेल है बहुत भयंकर, ठीक है, क्योंकि हम तो नादानी में कर देते हैं ये ट्रांजैक्शन छोटे से फायदे को देखकर। कैसे होते हैं हवाला ट्रांजैक्शन? क्या होते हैं, मेरी तरफ देखो। क्या होता है कि आप उधर मेरा भाई मान लो दुबई में है, अब उसको यहाँ 10,000 दिरहम भेजने हैं। एक दिरहम का वैल्यू है 22 रुपये, तो 22 इंटू 10,000 2,20,000 है ना, कितना? 2,20,000। तो मेरा भाई 10,000 दिरहम डालेगा बैंक में, बैंक से आएगा बैंक में, और बैंक से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बैंक में जाऊंगा और मेरे 2,20,000 में निकाल के ले आऊंगा। ये अलाउड है क्योंकि ऑथोराइज पर्सन के थ्रू किया है। लेकिन हवाला में क्या होता है, मेरा भाई वहां पे किसी बंदे को दिरहम दे देगा, बैंक को नहीं, किसी बंदे को, उस बंदे का हवाला नेटवर्क इंडिया में वर्क करता है, और वो बंदा मेरा भाई जिसको दिरहम देगा ना, वो उसको एक नोट देगा या कोई ऐसी निशानी देगा, ठीक है। मान लो एक नोट दे दिया, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट दे दिया, मेरा भाई वो 1 रुपए का नोट का फोटो भेजेगा, मेरे पास मैसेज आएगा कि आप कोटा में, बूंदी में, बारा में, कहीं भी जाकर ये मैसेज दिखाना, मतलब जो जो सेंटर, मैं कोटा बोला है तो कोटा ही आएगा, मैं बूंदी में रहता हूं तो बूंदी आएगा, बांसवाड़ा, इनका नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, हर जगह आपको पैसा मिल जाएगा। तो वो कोटा मेरे को मैसेज आएगा कि इस फलाना पर्सन के पास आपको जाना है। मैं उस फलाना पर्सन के पास जाऊंगा और मैं उसे नोट की फोटो दिखाऊंगा बस, और नोट की फोटो देखकर वो मुझे पेमेंट दे देगा। 2,20,000 नहीं, 2,40,000। हवाला में रेट अच्छी मिलती है, बैंक रेट से थोड़ी ज़्यादा, इसलिए 10-20 हज़ार का फ़ायदा देखकर लोग इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि गैर कानूनी है, इल्लीगल है। ये पकड़े जाने पर आपको बहुत भारी सज़ा हो जाएगी। इस एक्ट में होगी जितनी होगी, अभी तो उस एक्ट में होगी। क्या नाम बताया मैंने? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो दिस इज हाउ दीज हवाला नेटवर्क्स रन। ये हवाला नेटवर्क इस तरीके से रन करते हैं, ठीक है। मतलब ये जितना मैंने तुम्हें समझाया ना, इतना आसान तो है नहीं है। अब मैं जब ये ट्रांजैक्शन को पढ़ा मैंने और जितना जाना मैंने, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता होगा, इनके बंदे हर जगह कैसे होते हैं। अब उसने तो मुझे 2,40 दे दिए, उसको 2,40 कैसे मिलेंगे? वो दुबई से थोड़ी देने आएगा उसे, पूरे नेटवर्क के थ्रू होता है सारा काम। बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है, और इतना बड़ा नेटवर्क है कि कितने भी ऐसे कानून बन जाए ये नेटवर्क को नलिफाई, क्योंकि जितने भी एनआरआई इंडिया के बाहर है वो लोग कभी ना कभी मजबूरी में या किसी भी कारण से ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। कभी मेरे को बीच में कोई पैसे की जरूरत पड़ी थी, ठीक है, तो बैंक वगैरह अगर बंद थे तो मैंने भी मजबूरी में बोला भाई इधर से जाके ले लो। हालांकि जिस जने से मैंने लिए वो कोई हवाला का बंदा नहीं था, लेकिन उसने काम करवा दिया। तो ट्रांजैक्शन तो हवाले जैसा ही हो गया, वो ट्रांजैक्शन तो हवाले जैसा ही हो गया। हालांकि मैं मानता हूं कि ये बेवकूफ़ी है इस तरह के ट्रांजैक्शन करना। 5-10 हज़ार रुपये का फायदा भी हो रहा है, तो मैं तो कभी, क्योंकि वो अगर अपने, मेरा भाई मेरे अकाउंट में डालेगा ना पैसे, एनआरआई अकाउंट में डालेगा, तो वो वाइट मनी है पूरी, मैं उसको निकलवा सकता हूं, उसे मैं मेरे बिजनेस में कहीं भी यूज कर सकता हूं। ये तो सब ब्लैक हो गया।
व्हाइट में कमाए हुए पैसे को ब्लैक करने का क्या मतलब? वो भी उस पैसों को जिस पे टैक्स भी नहीं लग रहा। अगर टैक्स लग रहा होता तो ब्लैक करना समझ में भी आता। वो तो मेरा भाई की बिल्कुल प्योर इनकम है, वो बैंक में डालेगा पूरा व्हाइट है, और वो मेरे अकाउंट में आएगा पूरा व्हाइट है, क्योंकि एनआरआई अकाउंट से आया है। ट्रांजैक्शन इंडिया में इनकम टैक्स लगता नहीं है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट पे मैं पूरा पैसा निकाल सकता हूं और पूरा अपने बिजनेस में लगा सकता हूं, गाड़ी खरीद सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, कोई मेरे पे सवाल जवाब नहीं होगा। तो 2-5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में बेवकूफी करना तो बिल्कुल, एक तो इलीगल काम कर रहे हो, दूसरा आपकी पूरी व्हाइट इनकम को आप ब्लैक कर रहे हो। कितनी बेवकूफी है, समझ में आया? तो इसीलिए क्या कानून बना कि किसके थ्रू होगा ये ट्रांजेक्शन? ऑथोराइज पर्सन। नहीं करोगे ऑथोराइज पर्सन के थ्रू तो फिर आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो? जाने अनजाने में हवाला ट्रांजेक्शन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हाँ सिद्धार्थ, किसके थ्रू? आप हवाला के लिए तो बाहर भेज दो, फिर उससे डलवा दो इंडिया में, वो मतलब बैंक अकाउंट में रेमिटेंस। हाँ बिल्कुल, मेरे को पता था ये क्या इसका खुराफाती दिमाग, ठीक है। हाँ देखो नहीं बिल्कुल सही कह रहा है ये। अब इससे पूछा ही है तो ये चर्चा भी हो ही जानी चाहिए आज। वैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर होती है ये चीज़ सब, कि मैं क्या करूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए आए तुम्हारी फीस से, मैं किसी हवाले के पास गया, मैंने कहा ये 10 लाख रुपए दुबई पहुँचाने हैं, ठीक है, तो मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए, और आज दुबई की रेट चल रही है मान लो 10 रुपये, मान लो, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख, तो वो वहाँ 1 लाख डॉलर दे दे, 1 लाख दिरहम, और वो 1 लाख दिरहम वो मेरे अकाउंट में डाल दे, तो वो वाइट हो गया। और मैं 1 लाख को इंटू 10 करके 10 लाख रुपए निकाल लूं, तो पैसा एनआरआई से आया है तो एग्जेम्प्ट है, वो 10 लाख रुपए मेरा पूरा टैक्स बच गया। यही कह रहा है भाई तू, ठीक है। तो अब जो मेरा भाई वहां पे 1 लाख मिलेगा, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन को कैसे जस्टिफाई करेगा? जब वो बैंक में जमा कराने जाएगा, हाँ नहीं लगता, और फिर मेरे को, मेरा भाई है या कोई है तो उसके थ्रू में ये कर लिया, ठीक है, आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि जितना रेमिटेंस वहां से आ रहा है उसके लिए रिलेशन भी तो दिखाना पड़ेगा कि आपको रेमिटेंस भेज कौन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेकिन जो तूने कहा ये चीजें हो रही है अभी इंडिया में, इसीलिए इन प्रोविजंस को सख्त बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन ये चीजें हो रही है कि आप अपना ब्लैक का पैसा इस तरीके से, इसीलिए तो हवाला ट्रांजैक्शन बैन है, क्योंकि ये तो आसान हो गया ना कितना, मैं जाऊंगा, अच्छा रिस्क भी है, ठीक है, वो वहां पे जिनको देगा ना वो पैसा तो मुझे यहां मिलेगा क्योंकि वो बैठा हुआ है, मैं जिसको यहां पे दूंगा वो पैसा दुबई में मिलेगा, ठीक है, रिस्क है ये आपके ऊपर है, ठीक है। और कल अगर पैसा डूब गया तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते, क्या बोलोगे मैंने हवाला ट्रांजैक्शन किया था, एफआईआर लिख दो, एफआईआर लिख दो, हुआ नहीं, पैसा पहुंचा नहीं दुबई, बोला किसको दिया था, यहां दिया था इसको मारवाड़ी सेठ को, ठीक है, पहुंचाया नहीं, यार देंगे झूठ, ठीक है, तो रिस्क पे करोगे तुम ये जो भी कुछ करोगे, ठीक है, लेकिन ये चीजें हो रही है, ठीक है। चलो, नो पर्सन शैल, नेगेटिव शुरू हो रही है लाइन, नो पर्सन कर ही नहीं सकते, डील नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या अदरवाइज नॉट बीइंग एन, तो अगर ऑथोराइज पर्सन नहीं है तो आप उसका मतलब, अभी वो जो बंदा है उसके साथ कर रहा हूं तो क्या वो ऑथोराइज पर्सन है? नहीं है, तो मैं उसके साथ कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डील नहीं कर सकता, कोई पेमेंट नहीं कर सकता मैं टू द क्रेडिट ऑफ एनी पीआरओआई, मेरा भाई पीआरओआई है, मुझे उसको पेमेंट करनी है, नहीं कर सकता, ये जो तू बोल रहा है उसके क्रेडिट में उसके अकाउंट में डालाने के लिए नहीं कर सकता, कोई पैसा रिसीव नहीं कर सकता, पैसा रिसीव भी नहीं कर सकता, मेरा भाई भेज रहा है रिसीव भी नहीं कर सकता, अदरवाइज जब तक कि वो बंदा क्या ना हो। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3, समझ में आया? तो सेक्शन 3 किसका है? डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, किसका है? किसका है? फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है तो किसके थ्रू करोगे? रिसीव करोगे तो किसके थ्रू करोगे? पे करोगे तो किसके थ्रू करोगे? उसके अलावा करोगे तो ट्रांजैक्शन वॉइड माना जाएगा। आगे पढ़ते हैं। For the purpose of this clause, where any person resident in India receive any payment by or on behalf of person resident outside India through any other person without a corresponding inward remittance, हाँ, और एक और बात याद रखना, ये एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो,
कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई पेमेंट करो, कोई पेमेंट रिसीव करो, किससे? PROI से। वो आप किसी भी पर्सन से करो, वो तो अलाउड ही नहीं है, और AP से करो तो वो अलाउड है। लेकिन अगर वो आप बिना इनवर्ड रेमिटेंस के करोगे तो वो भी वॉइड माना जाएगा, इवन दो आपने ऑथोराइज पर्सन के थ्रू किया है। इनवर्ड रेमिटेंस, जब आप वहां पे पैसे जमा कराने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या काम क्या है भाई। हवाला वाला थोड़ी पूछेगा, बैंक वाला तो पूछेगा क्या कहाँ जॉब कहाँ करते हो, हाँ वीजा कहाँ का है, ठीक है। 2-3 तरह के वहां पे वो होते हैं, इकामा बोलते हैं उसे, इकामा, ठीक है। शऊन का होता है, खादिम का होता है, ये टर्मिनोलॉजीज है वहाँ की अरेबिक। शऊन का मतलब होता है भाई कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रेड का वर्क ही करोगे, खादिम मतलब आप लोअर ग्रेड का वर्क करोगे। तो अभी जैसे आप किसी शॉप में जॉब कर रहे हो या अकाउंटिंग का काम कर रहे हो और वीज़ा आपका खादिम का है, तो वो आपको पकड़ लेंगे, भाई तुम्हें तो बोला है यहाँ पे खाना वाना बनाने का काम करो, साफ सफाई का काम करो, खादिम, दुकान में कैसे बैठे हो तुम, ठीक है। तो बहुत ऐसे ही थोड़ी है भाई। तो वो पैसा जब आप वहां जमा कराओगे तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा? इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है। अरे एक रिसिप्ट होती है इनवर्ड रेमिटेंस, एक रिसिप्ट का नाम है, वो भेजेंगे आपको इनवर्ड रेमिटेंस कि ये बंदा यहां ये काम करता है इसलिए इसने इतना पैसा कमाया है, और फिर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और फिर आप उस पैसे को कैश में कन्वर्ट, अरे रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो जब तक आपके पास इनवर्ड रेमिटेंस नहीं आएगा तो भले आप ऑथोराइज पर्सन से भी कर रहे हो तो भी वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। हाँ बेटा, प्रॉमिसरी नोट नहीं, प्रॉमिसरी नोट की तो पेमेंट करनी बाकी रह जाती है ना बेटा, ये तो पेमेंट हो चुकी है, इसको तो तुम ऐसा समझो इनवॉइस है, ये इनवॉइस, हाँ प्रूफ है कि उस बंदे ने यहाँ पे ये पैसा जमा कराया है, वो ये जॉब करता है, जो भी करता है उसकी वजह से उसको ये मिला इनवर्ड रेमिटेंस, और वो इनवर्ड रेमिटेंस यहाँ आएगा तब जाके तुम वो पैसा निकाल सकते हो, और वो बिना इनवर्ड रेमिटेंस के ये ट्रांजैक्शन वॉइड माना जाएगा। तो ये बात याद रखना कि बिना इनवर्ड रेमिटेंस के करते हो, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, प्लेस आउटसाइड इंडिया से पैसा आया बिना इनवर्ड रेमिटेंस के, तो सच पर्सन शेल डीम टू हैव रिसीव सच पेमेंट अदरवाइज देन थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन। तो ऐसा माना जाएगा आपने पेमेंट ऑथोराइज्ड पर्सन से रिसीव, मतलब वही फिर इसको भी हवाला ट्रांजैक्शन ही माना, भले वो बंदा ऑथोराइज्ड डीलर था लेकिन उसने इनवर्ड रेमिटेंस नहीं लिया ना, तो फिर ये गलत माना जाएगा। इनवर्ड रेमिटेंस बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? एक तरीके की रिसिप्ट होती है भाई। पहले में क्या बोला था? डील नहीं कर सकते, दूसरे में क्या बोला था? रिसीव नहीं कर सकते, तीसरे में क्या बोला? पे नहीं कर सकते, चौथे में मैंने बोला था तुम्हें कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जिसमें कोई एसेट एक्वायर करने की बात हो रही हो, एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। तो अगर मैं इंडिया के बाहर कोई भी एसेट खरीद रहा हूं, सिक्योरिटी खरीद रहा हूं, कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो कर नहीं सकता जब तक कि ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ना हो। एक बात याद रखना बच्चों, मैं अभी ये तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा कि करने वाला कौन है, करंट है कि कैपिटल है, अलाउड है कि नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं अलाउड है भी ना तो तरीका ये है, अलाउड है कि नहीं है वो चर्चा अभी बाकी है। अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया कि सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड ही होते हैं, सारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड होते हैं, ये कहां पढ़ा हमने। मैं कह रहा हूं अलाउड होने के बाद भी अगर होते हैं तो होने किससे चाहिए? ऑथोराइज पर्सन के थ्रू। किसके थ्रू? वेरी गुड, आगे आते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब बता रखा है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आप कोई भी पेमेंट करो, ड्रॉ करो, नेगोशिएट करो, प्रॉमिसरी नोट दो, फलाना दो, ढिमकड़ा दो, कुछ भी करो, ठीक है, जिसके अंदर एक पार्टी इंडिया की और एक पार्टी इंडिया के बाहर की है, तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो आप कर नहीं सकते अदरवाइज देन थ्रू ऑथोराइज पर्सन, अदरवाइज देन थ्रू एपी के बिना आप ये ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे एक ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज अब बता ही दूं, वैसे तो सेक्शन में आगे आने ही वाला है। ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शंस मतलब मैंने ट्रांजैक्शन के बारे में बताया भी नहीं अभी तुम्हें कि क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, पीआरआई करे कि पीआरओआई करे, ये भी नहीं बोला, बस सीधे ही मना कर दिया आपको कि कर ही नहीं सकते तुम एक्सेप्ट थ्रू ऑथोराइज पर्सन। तो इसका मतलब ये ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन है। ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, दो चीजें होती है, ब्लैंकेट परमिशन, ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन। ब्लैंकेट परमिशन मतलब सबको परमिट कर दिया हमने, ब्लैंकेट एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन में जो भी लोग रहते हैं सब अलाउड है, ब्लैंकेट।
ऐसा नहीं नाम चेक करूंगा ये। और ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन में जो भी लोग आ रहे हैं सबके सब डिसअलाउड, कोई भी नहीं आएगा अंदर, ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन। तो इसके लिए वर्ड यूज होते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन की क्यूमुलेटिवली बात कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं, बिना उनके नेचर को, बिना उनकी फीचर्स को देखे हुए, नाम को देखे हुए, सीधे मना करना ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन, सीधे हाँ करना ब्लैंकेट परमिशन। याद रखोगे ये लॉ की टर्मिनोलॉजी है, ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन और ब्लैंकेट परमिशन। चलो मुद्दे पे आते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करोगे पीआरआई या पीआरओआई के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है, हमने सबको अभी मना कर दिया है ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन, जब तक आप वो किसके थ्रू नहीं कर रहे। लेकिन इसका कथे ये मतलब नहीं है कि आप ऑथोराइज डीलर के थ्रू कर रहे हो तो सारे ट्रांजैक्शन हमने अलाउड कर दिए। बिना ऑथोराइज डीलर के तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे। ऑथोराइज डीलर से भी जो ट्रांजैक्शन करोगे वो भी अलाउड है कि नहीं है, वो सेक्शन आगे बताएगा। तो वो मैं थोड़ी सी चर्चा यहां कर लूं क्योंकि रेफरेंस आ रहा है। देखो, करंट अकाउंट की जितने भी ट्रांजैक्शन है ना बच्चों, वो जनरली अलाउड है with some restrictions and prohibitions। आप करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहे हो, मैं मेरे भाई के साथ करता हूं, हर महीने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं, वो मुझे पैसे भेजता है, जरूरत पड़ती है मैं भी यहां से भेज देता हूं, कुछ ऐसी चीज होती है, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, ठीक है, अलाउड है। मैंने आज तक किसी से कोई परमिशन नहीं ली, अलाउड है, क्या परमिशन लेनी। कुछ ऐसे है जो अलाउड नहीं है, जब मैं वो करूंगा तो परमिशन लूंगा, तो सम रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन है। बाकी जनरली क्या है। अब इधर आते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो वो जनरली प्रोहिबिटेड है, कर नहीं सकते आप। कुछ एक्सेप्शंस के साथ अलाउड है, with some exceptions it is allowed। तो चैप्टर में यही पढ़ाना है अब कि ये सारे अलाउड है तो कौन से वाले अलाउड नहीं है, और ये तो सारे अलाउड नहीं है तो कौन से वाले अलाउड है। शेड्यूल 1 2 3 4 करके पढ़ेंगे और फिर खत्म। इस तरीके से ये घूमेगा, समझ गए। लेकिन अब फिर मेरी मुद्दे पे बात आओ, जब भी मैं कहूं अलाउड है, जब भी मैं कहूं अलाउड है यहां पे या यहां पे, तो करने तो किसके थ्रू है, ऑथोराइज डीलर के थ्रू, ऑथोराइज पर्सन के थ्रू, बिना उसके तो कुछ भी अलाउड। इसीलिए ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन, वेदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज देन थ्रू ऑथोराइज पर्सन, ये ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन है। क्या है, देखना ही नहीं है करने वाला पीआरआई है कि पीआरओआई है, करंट है कि क्या, कुछ देखना ही नहीं है। ऑथोराइज पर्सन के थ्रू नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारी एस्टेस पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, वो डेस अलाउड। बच्चों एकदम अच्छे से क्लियर है ये चीज। अब आ गया हो, कुछ एग्जांपल्स दे रहा है हमें। एक पीआरओआई इंडिया में आया, कहाँ आया, लाइक टू सेल, वो $1000 अपने दोस्त को देना चाहता था जो इंडिया का रेसिडेंट था। अपने दोस्त ने उसे अच्छी रेट दी बैंक से, बोला कि अगर तू $1000 बैंक में देगा ना तो बैंक 82 देगा, मैं तेरे को 85 दूंगा, ठीक है। तो बोला अलाउड है, अलाउड है क्या। मेरा दोस्त आया, मैंने कहा $1000 मुझे दे दे मैं तेरे को 85 के हिसाब से 85,000 रुपए दे देता हूं, बैंक तो तुझे कितने देगा, 82, अलाउड है। क्लियर कट अलाउड नहीं है भाई, मैं कोई ऑथोराइज पर्सन। तो द फ्रेंड ऑफर हिम बेटर रेट, दिस कैन नॉट बी डन एज वुड अमाउंट टू डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल, एक पीआरओआई एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है इंडिया में। ही रिक्वेस्ट हिज ब्रदर, मेरा भाई पीआरओआई है, मेरे को कह रहा है भाई मेरे लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले और प्रीमियम भर दे, दिस विल अमाउंट टू पेमेंट। अब मैं मेरे भाई की प्रीमियम भरूंगा तो पीआरओआई की प्रीमियम हो गई ना, भले मैं तो उसे रुपीज में दूंगा, फिर भी ये फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन है, ये अलाउड नहीं है। अब मेरे भाई को क्या करना पड़ेगा, वो प्रीमियम का पैसा खुद भेजे वहां से, और कैसे भेजे, बैंक में ऑथोराइज चैनल में, फिर ही मैं उसकी प्रीमियम ले पाऊंगा, नहीं तो प्रीमियम नहीं ले पाऊंगा।
चलो इस प्रीमियम को थोड़ा चेंज करते हैं। नवलीन, मेरा भाई ये बोलता कि भाई मेरे लिए कार ले ले वहाँ पे, इस बार जब इंडिया आऊँगा तो कार में घूमेंगे और मेरे नाम पे लेना। तो मैं उसके सारे डॉक्यूमेंट लेकर गया, सारे डॉक्यूमेंट, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बना हुआ है इंडिया का और मैंने उसके नाम पे कार उठा ली। कार वाले ने 10 लाख रुपए बोले, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए। बताओ, और वो कार वाला ऑथोराइज डीलर नहीं है। अब बेटा नाम भूल गया मैं, वापस बता। हाँ, दीक्षी, अगर उस बंदे ने मनी चेंजर का सर्टिफिकेट ले रखा होता फिर अलाउड था? फिर भी नहीं था। रीजन? वेरी गुड, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन है, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, अप्लाई टू पीआरआई पीआरओ। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टू रेगुलेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथोराइज्ड डीलर एंड इन एनी परमिटेबल मैनर। ठीक है, जब वो मनी चेंजर का सर्टिफिकेट लेगा ना तो एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक अलाउड है बस। ठीक है, 10 लाख रुपए ऑथोराइज्ड डीलर से ही लेने पड़ेंगे तुम्हें। तुम उस बैंक वाले से अरे कार वाले को जाके ये नहीं बोल सकते कि तेरे को 10 दे रहा हूं, तू उसको डॉलर में कन्वर्ट करा लेना, कौन देखने जाएगा। ठीक है, तो वो ऑथोराइज्ड डीलर के थ्रू ही तुम्हें करना पड़ेगा, तो ही अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। देखो एक ये देखो, पहले ये तो एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है। पीआरओआई ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ही रिक्वेस्ट, वो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तू प्रीमियम ले ले, तो वो प्रीमियम उसके लिए ले रहा हूं मैं, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अब उसको प्रीमियम लेनी है तो क्या करे, वो डाले अपने बैंक अकाउंट से पैसे यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन में और उसके अकाउंट से ही कटे वो। ठीक है, हाँ बेटा। जनरली अपन ऐसे कार तो किसी के नाम से ले सकते हैं ना। कार तो किसी के पेमेंट आप कर रहे हो, आपको जो अब देख, पहले तो मुझे ये बताओ, चलो ये तेरे सवाल का जवाब एक सवाल से दूंगा मैं। तू बता बेटा, क्या नाम है? देवांशी। वो मेरे भाई के नाम पे मैं कार्ड लेता हूं यहाँ पे तो पहले ये बता मुझे, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? श्योर है? वैशाली, कैपिटल अकाउंट है। इंजिला, कैपिटल अकाउंट है। रीजन? हाँ, मेरे भाई की यहाँ एसेट बन रही है तो क्या है वो? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए मैंने अभी बोला कि वो जनरली प्रोहिबिटेड है। अब वो कार उन एक्सेप्शन में आ रही है जो मैं तेरे को शेड्यूल में पढ़ाने वाला हूं, तो अलाउड है? नहीं तो अलाउड नहीं है। तो तेरे सवाल का जवाब कि कार तो अपन किसी के भी नाम पे लेते ही हैं, किसी के भी नाम पे नहीं लेते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये डेली यूज में बहुत काम आने वाली चीज है, लेकिन इस एक्ट की जानकारी नहीं है लोगों को, अनजाने में भी लोग गलती करते हैं। अब क्या है, भारत इतना बड़ा देश है, हर ट्रांजैक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो बच भी जाते होंगे। लेकिन कभी पकड़े गए, कानून की नॉलेज नहीं है, तो मैंने तुम्हें फाउंडेशन में ही पढ़ा दिया था, एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज, मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ अ फॉरेन लॉ इज अ एक्सक्यूज। फॉरेन लॉ की जानकारी नहीं है तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है तो वॉइड नहीं होगा, वैलिड रहेगा। यू हैव टू बियर दी कॉन्सिक्वेंसेस। आप जिस देश में रहते हो, लॉ ऑफ लैंड, आपको उस देश का कानून याद होना चाहिए। ठीक है, चलो। क्या? मैंने नहीं बोला परमिट हो सकता है, ना 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 ना, मैंने ये बोला अगर वो जो शेड्यूल पढ़ाने वाला हूं उसमें कार परमिट है तो परमिट है, नहीं तो परमिट नहीं है। लेकिन बेटा परमिट है कि नहीं है, होगा तो ऑथोराइज पर्सन के या ऑथोराइज डीलर के थ्रू। यहां तो ऑथोराइज डीलर के थ्रू हो ही नहीं रहा, तो मेरा भाई तो मुझे बोल रहा है कि तू मेरे नाम पे क्या ले ले, कार्ड ले ले, मेरे नाम पे क्या ले ले, इंश्योरेंस ले ले। तो क्लियरली क्या है, ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन है। क्या है? परमिट ना परमिट की तो बात बाद में है, पहली बात तो ये अलाउड ही नहीं है। अगर मैं किसके थ्रू कर रहा हूं, मेरे थ्रू, मैं कोई ऑथोराइज पर्सन हूं क्या? मेरे थ्रू तो हो ही नहीं सकता। लास्ट 1 मिनट रुक जा बेटा। एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया रेस्टोरेंट में खाना खाने, ही वुड लाइक टू पे, वो $20 देना चाहता है कैश में, $20 खाना खा रहा है तो डॉलर में पेमेंट करना चाह रहा है।
रेस्टोरेंट वो डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज कि वो ऑथोराइज पर्सन नहीं है, या तो ऑथोराइज पर्सन के पास जाए, और अगर गोवा में ऐसा होता है, मैंने सुना है कि फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो सब ने मनी चेंजर का सर्टिफिकेट ले रखा है, ताकि $20 $50 वो खुद ही ले लेते हैं अपने यहाँ और बाद में उसे रुपीज में एक्सचेंज करवा लेते हैं, लेकिन एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, गोवा में मैंने भी सुना है, गया तो नहीं हूँ क्योंकि गोवा के प्लान अक्सर कैंसिल हो जाते हैं एज पर इंस्टाग्राम, तो हम बनाते ही नहीं है। ठीक है तो तुम में से गया है कोई गोवा, गए हो? अब्दली सर तो सब जगह गए, तू गया है? अकेला गया था, दोस्तों के साथ गया था? बढ़िया है। तो अपन लोग चले मई में चले गोवा, देख के आ जाएंगे प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ मनी चेंजर है कहाँ नहीं है। तो भाई सुनो, अब रेस्टोरेंट विल हैव टू टेक अ मनी चार्जर, ये आप मनी चेंजर का क्या ले सकते हो? लाइसेंस ले सकते हो, मिल जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ टूरिस्ट का ज्यादा आना जाना होता है ना। मैंने तुम्हें ताजमहल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, क्योंकि बार बार में कहाँ वो $20 को एक्सचेंज कराएगा, वो टूरिस्ट के लिए भी परेशानी है और आपके लिए भी परेशानी है, तो आप ले लो उससे डॉलर और बाद में आप इकट्ठा एक्सचेंज करवा लो, लेकिन मनी चेंजर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, और ये कुछ जगह पे अलाउड है। हाँ, ऑथोराइज डीलर, हाँ, उनकी लिमिट अच्छी होती है थोड़ी, लेकिन जितनी लिमिट बैंक की होती है उतनी तो किसी की भी नहीं होती, तो इनको एक ऑर्डर में जमा सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि सबसे कम लिमिट वाला मनी चेंजर, उससे ऊपर ऑथोराइज डीलर और सबसे ऊपर बैंक, ऐसे। आपने कार का एग्जांपल दिया था कि मतलब उन्होंने भेजे, ठीक है, और आपने वो जो कार वाला था वो मनी डीलर भी था, तो फिर वो क्यों? डीलर नहीं था, मनी चेंजर था। डीलर होता, डीलर हो ही नहीं सकता वो, जिसको डीलर बनाते हैं उसका मेन काम ही वो होना चाहिए। अब आप कार का शोरूम लेके बोल रहे हो और कि मैं डीलर भी बनना चाहता हूं, तो आपको डीलर थोड़ी बनने देंगे, आप वो कार के शोरूम, आप उसके मालिक हो ना, आप डीलर कैसे बन रहे हो? ठीक है, जैसे आपको नॉर्मली एजेंसी मिलती है, तो मैं नैरोलेक की एजेंसी ले रहा हूं, अब मैं एशियन पेंट की भी ले सकता हूं? थोड़ी मिलेगी मुझे, ठीक है। और फिर मैंने तुम्हें पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि डीलरशिप इतनी आसान नहीं होती, आपको मनी चेंजर का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन ऑथोराइज डीलर, बहुत नाम ही देखो क्या है उसका, ऑथोराइज डीलर, आरबीआई से मिलेगा लाइसेंस सीधा, किससे? हलवा है, दुनिया जहान के डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और फिर जाके आपको डीलरशिप मिलती है। अरे भाई, एक नॉर्मल कंपनी की डीलरशिप लेने में इतने झाग आ जाते हैं, ये तो करेंसी की डीलरशिप मिल रही है, और डीलरशिप लेने के बाद आप डॉलर, यूरो, पाउंड किसी में भी डील कर सकते हो, तो इतना आसान नहीं है। एक और देख लो, हाँ होती है, लिमिट बैंक में भी होती है। बन गया, होने वाली है ना, तो रुक जाओ, अभी मैं ही बंद होने वाला हूं। देखो, ट्रांजैक्शन कवर्ड बाय दिस सबसेक्शन आर आल्सो कॉल्ड हवाला ट्रांजैक्शन। अगर आप ऐसे किसी के भी थ्रू करते हो, अभी बहुत सारे एग्जांपल दिया आपको, क्या कहलाएंगे वो? जैसे एक इंडियन रेसिडेंट ने 70,000 रुपए कैश दिए इंडियन डीलर को और बोला मेरे भाई को दुबई में कितने दे देना, $1,000 दे देना, तो ये दो डीलर्स क्या है? हवाला ट्रांजेक्शन से। दीज ट्रांजेक्शंस आर नॉट परमिटेड। समझ में आ गया बेटा? ये हमने बात करी सेक्शन 3 की, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। बाकी कल देखते हैं। धन्यवाद। 1 मिनट